नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। यह दौर पतन का है, विचारों का पतन, व्यवहारों का पतन, सिद्धांतों का पतन, राजनीति का पतन। पतन का यह दौर इस बीच महाराष्ट्र तक पहुंची और महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस ने पतन के इस दौर में पहली बाजी जीत ली। शिवसेना ने पहली बाजी जीत ली है और 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहे सत्ता संग्राम में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे बन ही जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी राजनीतिक कैरियर होता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सरकार चलाने की कवायद करनी पड़ती है और वो पतन का वो दौर उद्धव ठाकरे के सामने आ गया है। विचारों व्यवहारों के पतन के साथ अब उद्धव ठाकरे के कैरियर का पतन होना है। उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य अंधेरे में दिखाई पड़ रही है। और उद्धव ठाकरे की ही बात नहीं है, ठाकरे परिवार में युवराज की भूमिका निभा रहे और जिस व्यक्ति के लिए उद्धव ठाकरे ने, जिसके भविष्य को संवारने के लिए उद्धव ठाकरे ने सारी कवायदें की है, उनका भविष्य भी अब अधर में लटकता नजर आ रहा है। आदित्य ठाकरे की बात कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे परिवार के वो पहले सदस्य जिन्होंने राजनीति में के चुनावी प्रक्रिया में पहला कदम रखा और आदित्य ठाकरे विधायक बने। यानी उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को ही मुख्यमंत्री के नाम के लिए आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि सहमति बनना मुश्किल होगा। एक तरफ बाला साहब थोराट, दूसरी तरफ शरद पवार, अजीत पवार और तीसरे तरफ आदित्य ठाकरे। ये कॉम्बिनेशन सही नहीं बन रहा था। आखिरकार उद्धव ठाकरे को अपने पतन की शुरुआत के लिए एक पृष्ठभूमि लिखनी पड़ी और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मुख्यमंत्री पद पर हम जाएंगे, मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे। और यही सबसे बड़ी वजह है कि उद्धव ठाकरे का पतन होना शुरू हो जाएगा। उद्धव ठाकरे की बात करने के समय यह ध्यान में रखना जरूरी है कि उद्धव ठाकरे अपने आप में कुछ नहीं है। उद्धव ठाकरे का व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है। उद्धव ठाकरे शिव सैनिक हैं, यानी शिवसेना के प्रमुख हैं अभी। और शिवसेना की नींव बाला साहब ठाकरे ने डाली थी। उनका एक वैचारिक आधार था और उसी वैचारिक आधार के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना को स्थापित किया। बाद में भाजपा के सहयोग से शिवसेना और आगे बढ़ी। बढ़ते बढ़ते स्थिति यहां तक पहुंची है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए और अब मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बनना, सत्ता तक पहुंचना और चुनाव में जाना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। सत्ता तक पहुंचने की कवायद से पहले चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और चुनाव में विधायक नहीं, जनता का साथ चाहिए। सत्ता तक पहुंचने में विधायकों का साथ चाहिए था और अपने सारे विधायकों को इकट्ठा करके एक होटल के कमरे में ले गए, उन्हें धमकी दी, परेशान किया और उनके विचारों को, उनके अपने निजी विचार को जो वो भाजपा के साथ जाना चाहते थे, उसको दबा दिया गया। इसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी उद्धव ठाकरे को। कई बार विधायकों के साथ मीटिंग की गई और उस मीटिंग में हर बार यह बताया गया कि आप अगर उद्धव ठाकरे का विरोध करते हैं तो आपकी खैर नहीं है, क्योंकि शिवसेना दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। शिवसेना का तांडव मुंबई में कैसा रहता है, महाराष्ट्र में कैसा रहता है, ये लोगों से छुपा हुआ नहीं है। चाहे बाहरी बनाम मराठी का मुद्दा हो या फिर दूसरे पाकिस्तान के संबंध में मुद्दा हो। यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी मुंबई में मैच कराने के लिए बाला साहब ठाकरे की अनुमति की जरूरत हुई थी। क्यों? जबकि बाला साहब ठाकरे की सरकार नहीं थी, लेकिन शिव सैनिक थे, जनता थी, जनता उनके साथ थी और वो जनता जो किसी भी स्तर पर अपने नेता के बात मानने के लिए कुछ भी काम कर सकता है, उसी शिव सैनिकों का, उन्हीं अपने उन चुनिंदा सेना का इस्तेमाल करके विधायकों को धमकी दी जा सकती है और धमकी दी भी गई। लेकिन चुनाव में महाराष्ट्र की जनता को धमकी देना आसान नहीं है और वो चुनाव में ये साबित होगा कि उद्धव ठाकरे ने जो कदम उठाया है वो सही है या गलत। और राजनीति विश्लेषण में ये बात तो स्पष्ट है, लोगों का ये कहना है कि उद्धव ठाकरे ने जो कदम उठाया है वो कदम आत्मघाती है।
वो चुनाव में अगली बार उस स्तर पर अपने विचारों को नहीं रख सकते हैं जिस तरह से पहले से रखते आए हैं। वो अपने पूरे एजेंडे, उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा हिंदुत्व का एजेंडा है। राम मंदिर के मसले पर उद्धव ठाकरे ने तो मोदी की भी आलोचना कर दी थी, भाजपा की आलोचना कर दी थी और खुद ही अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचने का क्या मतलब था, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, फिर भी वो अयोध्या पहुंचते हैं। वो पूरा राजनीतिक स्टंट था और राजनीतिक स्टंट इसलिए था कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले थे और उन्हें वहां के हिंदू वोटर को लुभाना था, ताकि वो भाजपा से यह मुद्दा छीनकर खुद के लिए यह मुद्दा बनाए। लेकिन कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने के बाद वो मुद्दा कहां जाएगा? उन्हीं के अपने वोटर जो भाजपा और शिवसेना के कंबाइन सरकार के लिए, दोनों के गठबंधन की सरकार के लिए वोट दे रहे थे, अब उब चुके हैं। अब उन्हें लगने लगा है कि शिवसेना को वोट देने का मतलब कांग्रेस को वोट देना है, और अगर कांग्रेस को ही वोट देना था तो फिर शिवसेना और भाजपा के गठबंधन को इतनी सीटें देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि सरकार शिवसेना की नहीं बन रही है, सरकार तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की बन रही है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कमान किसके हाथ में है? कभी भी जहां भी कांग्रेस की सरकार, साझेदार सरकार होती है, वहां पर मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन उनकी कमान तो सोनिया गांधी ही संभालेगी, गांधी परिवार ही संभालेंगे। और उद्धव ठाकरे को सोनिया गांधी के इशारों पर नाचना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे टस से मस नहीं हो सकते। ये महाराष्ट्र में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की जा रही है, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि शिवसेना का कोई भी एजेंडा उसमें शामिल हो ही नहीं सकता है। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कांग्रेस का प्रोग्राम है और कांग्रेस के एजेंडे पे ही शिवसेना के अध्यक्ष को चलना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो कांग्रेस का विरोध कर सके, क्योंकि कांग्रेस के इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब कांग्रेस ने किसी को कुर्सी तक पहुंचाया है, उसका लगाम अपने हाथ में रखा है और कुछ समय के बाद जैसे ही वो इधर से उधर हुए, लगाम में ढील दे दी, लगाम हटा दिया और उसके बाद उनके कुर्सी से हटा दिया गया है। आपको याद होगा केंद्र में चंद्रशेखर साहब को ऐसे ही राजीव गांधी ने सपोर्ट किया था। वीपी सिंह को सत्ता से हटाने के लिए इस्तेमाल किया गया और फिर कितने दिनों तक चंद्रशेखर को कुर्सी पर रखा गया। अगर उससे भी पहले की बात करें तो चरण सिंह के साथ भी कांग्रेस ने ऐसा ही किया था। मोरारजी देसाई की सरकार बन गई, लेकिन फूट डलवाया गया और फिर चौधरी चरण सिंह को आगे बढ़ाया गया। चौधरी चरण सिंह की सरकार बनवा दी गई, लेकिन फिर क्या हुआ? चौधरी चरण सिंह तो लोकसभा भी नहीं पहुंच पाए और उनको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। ऐसी स्थिति तो कांग्रेस में आती रहती है और कांग्रेस का इतिहास इस बात का साक्षी है। ऐसे ही स्थिति आने वाली है महाराष्ट्र में भी। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति आ भी गई तो उद्धव ठाकरे जाएंगे कहां? उद्धव ठाकरे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यह गठबंधन 5 साल का गठबंधन नहीं है, 25 साल का गठबंधन है। अरे 25 साल का गठबंधन तो एनसीपी और कांग्रेस के साथ भी नहीं हो पाया था। पिछले बार के चुनाव को याद कीजिए, जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस समय एनसीपी और कांग्रेस के बीच इस स्तर पर रस्साकस्सी हो गई कि दोनों अलग अलग होकर चुनाव लड़े। मजबूरी थी दोनों की और बाद में फिर दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आए। लेकिन 25 सालों के गठबंधन की बात करना उद्धव ठाकरे को शोभा नहीं देता। यह बड़बोलापन है। अभी तो कुछ महीने ही अगर ये अपनी सरकार चला लें तो वो बहुत बड़ी बात होगी, इनकी बहुत बड़ी जीत होगी। 25 सालों के गठबंधन की बात तो बहुत दूर की कौड़ी है। और अगर एक बार कांग्रेस ने इन्हें लतिया दिया, बाहर कर दिया, सत्ता की कुर्सी से बाहर हो गए उद्धव ठाकरे, तो फिर चुनाव के मैदान में जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच जाने के बाद उन्हें जवाब देना होगा कि आपका एजेंडा क्या है, आपका विचार क्या है, आप किस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये जनता फिर उसी तरह से जो वोट बैंक भाजपा और शिवसेना के पास है, वो कॉमन वोट बैंक है। हालांकि दोनों के समर्थक जो हैं, विचारधारा उनकी एक है, लेकिन किसी भी कारण से दोनों पार्टियों के बीच बटे हुए हैं। लेकिन जिस समय इस समय का दौर जो चल रहा है और जो परिस्थितियां बदली है, उस बदली हुई परिस्थितियों में वो वोटर जिसने शिवसेना को इस आधार पर वोट दिया कि भाजपा और शिवसेना की सरकार बनेगी, वो शिवसेना के साथ तो नहीं जाएगा, वो भी भाजपा के साथ जाएगा।
क्योंकि अगर उन लोगों को इन्हें वोट ही देना होता, अगर एनसीपी कांग्रेस की सरकार ही बनानी होती, तो फिर शिवसेना और भाजपा के गठबंधन को वोट नहीं दे पाते। सरकार तो बन जाएगी, लेकिन यह सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है, क्योंकि जल्दी ही चुनाव होना तय है। एक तो पवार फैमिली में भी फूट पड़ गई है। कितना भी अजीत पवार को आगे बढ़ा दिया जाए, उन्हें बता दिया जाए कि उन्हें कोई भी पद दे दिया जाए, लेकिन वो अपनी इस बेइज्जती को भूलने वाले नहीं हैं। ये समय के तकाजा है और परिस्थितियों के कारण वो नेगोशिएशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ समर्थकों ने उनका साथ छोड़ दिया है। और वो साथ कब तक बने रहेंगे? शरद पवार के परिवार में पहले से भी बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, और इस बीच जब एक बार अजीत पवार ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया, मान मनोबल के बाद वापस आ भी गए, लेकिन उनको जो इस दौरान बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, उसके लिए वो तैयारी तो जरूर कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि किसी न किसी स्तर पर यह सरकार 5 साल के बदले 1 साल, 2 साल या 6 महीने में ही गिर जाए, ताकि फिर से वो अपने गठबंधन के साथ, अपने नए लोगों के साथ चुनावी मैदान में आए और भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएं और भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ें। और उसके बाद जो स्थितियां उत्पन्न होगी उसे उद्धव ठाकरे को भी पता है और शरद पवार को भी पता है, क्योंकि चुनाव में जनता विधायक नहीं है जिसे कुछ समय के लिए बंदी बना लिया जाए। जनता ऐसी नहीं है जिसको बहुत ज्यादा डरा धमका के आप उसका वोट छीन लेंगे। व्यवस्थाएं बदल गई है, परिस्थितियां बदल गई है और जनता सब कुछ चुपचाप देख रही है, क्योंकि अभी उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। उसके हाथ में तब आएगा जब यह सरकार गिरेगी और फिर से चुनाव होगा। और उद्धव ठाकरे जिस रास्ते से गुजरेंगे, उस रास्ते से उन्हें फूल के बदले गालियां मिलेगी, और उन गालियों को लेके वो अपना विधायक बना लें और सरकार बना लें। तब पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे का पतन, जो जिस पतन का दौर उनका अभी शुरू हुआ है, वो पतन कहां जाके रुकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि हम इसी तरह की खबर आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।